हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो बच्चों चलिए आज हम क्लास 9th फिजिक्स का अगला लेक्चर लेकर आए हैं जो कि हम फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी पिछले लेक्चर में इनर्शिया और उसके टाइप्स के बारे में बात किया है। तो जितने भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं या देख रहे हैं उन लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप पूरा देखें कि आपको कभी भी आगे चल के समस्या ना हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक लेक्चर लेके चल रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो आप बिल्कुल बने रहें, हम आपको एकदम आसानी से समझाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। किसकी बात करेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बात को समझिएगा, हम किसकी बात करेंगे? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, न्यूटन्स के नियम की बात करेंगे। तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए। पहले को बोला न्यूटन फर्स्ट लॉ, दूसरे को बोला न्यूटन सेकेंड लॉ और तीसरे को न्यूटन थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला है। कब बोला है इसको पहले हम समझ लेते हैं, समझने के बाद हम आपको इसको डिफाइन कराते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तब तक वो नहीं रुक सकता है। तो उसका कहने का मतलब है कि रुका हुआ है तो उसके ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है वो जीरो होगा। नेट एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या है? जीरो है। इसका मतलब उस सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम इट मींस द नेट रिजल्टेंट फोर्स बिकम जीरो। या फिर कोई कार चल रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हम बोलेंगे कि नेट फोर्स बिकम जीरो। कब? जब उसका स्पीड और डायरेक्शन सेम हो। स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, एक ही उसी डायरेक्शन में चल रही है, उसको बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई पार्टिकल चल रहा हो तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। उसको बोलेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जांपल। वो ऑब्जेक्ट मोशन में है लेकिन नेट फोर्स जीरो, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है नेट फोर्स जीरो है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे यहां पे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's first law of motion, an object is in rest, it remain in rest position. And object is in motion, an object is in motion, it remains in motion unless there is unbalanced external force applied on it in a straight line. स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं। कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। इस टर्म को बोल दिए इट इज आल्सो नोन एज, यहां पे लिख देंगे इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया।
इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स कह रहा है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो। जैसे ये फुटबॉल जो है हम एक सरफेस पे रखे हुए हैं, तो कह रहा है कि अगर ये रेस्ट में है, किसमें, रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट में है, तो फोर्स जो इसके ऊपर लग रही होगी वो क्या होगी, जीरो। एक्सेलरेशन जो होगा ये भी क्या होगा इसका, जीरो। मतलब ये किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये फुटबॉल है, रुका हुआ है। जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार है, हमारे पास एक कार है और कार जो है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। ईस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई कार अगर चल रही है तो इसके ऊपर में नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। कब, जब इसका डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट हो, कांस्टेंट स्पीड से हो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो मिलेगा, फोर्स भी क्या मिलेगा हमको, जीरो। फोर्स भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तब, मतलब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चलती रहेगी। इसको बोलेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ऐसे एग्जांपल हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्स की यूनिट जो होगी, जैसे हम मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे नेट फोर्स एफ नेट बिकम जीरो, एक्सेलरेशन बिकम जीरो। इसका मतलब इट इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज इन इक्विलिब्रियम, यह एक इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जहां पे नेट फोर्स क्या है, जीरो। हम फार्मूला क्या पढ़े, एफ बराबर एम इंटू ए, और यहीं से हम ये यूनिट निकाले थे कि यूनिट ऑफ फोर्स जो कि न्यूटन, और सीजीएस यूनिट की बात कर लेंगे, ये डाइन होता है, क्या होता है, डाइन। तो एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा, 10 के पावर 5 डाइन। ये सीजीएस यूनिट है, और ये न्यूटन जो है ये एमकेएस में बोल देंगे, किस में बोल देंगे, एमकेएस। एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। डाइन जो है सीजीएस यूनिट होती है, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल इस पे कर लेते हैं कि देखिए हम बात किए थे कि फोर्स के टाइप्स में, जिसमें कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थे, मैग्नेटिक्स थे। कांटेक्ट में भी दुनिया भर के फोर्सेस थे, जैसे हमने स्प्रिंग फोर्स बात किया था, टेंशन की बात किया था, मस्कुलर की बात किया था। ये जितने फोर्सेस थे ये कांटेक्ट की बात किए थे। तो हम फोर्स में एक फोर्स हमने उठाया टेंशन, टेंशन फोर्स, और इस टेंशन के ऊपर हम एक काम करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन को बताएंगे आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग बांध दिए और इस पे मास लगा दिए 2 kg का, और टेंशन कैसे लगता है, जो ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर रस्सी बंधी है, ये रस्सी बंधी है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लग गया। और ये 2 kg का मास है तो नीचे वेट लगेगा 2g, 2 वेट मास हो गया, जी क्या हो गया, ग्रेविटी जो लग रही है। तो हम फार्मूला लगाए हैं T बराबर, ये दोनों आप एक दूसरे के अपोजिट हैं, 2g, और यहाँ पे हम g की वैल्यू अगर 10 लिख लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो टेंशन कितना आएगा, 20 न्यूटन। टेंशन कितना आएगा, 20 न्यूटन। ये पहला क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन को हम बदल दें, क्वेश्चन को क्या कर दें, चेंज कर दें। देखिए क्वेश्चन कैसा कर दिया जाए, क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रिटिकल कर दिया जाए कि एक रस्सी है, ये 2 kg का मास है, और इसी के जस्ट नीचे 3 kg एक मास है। अब देखिए रस्सी 2 हो गई, इसका मतलब टेंशन भी 2 अलग अलग लाएंगे। इस रस्सी में टेंशन T मान लेते हैं, और इसके लिए टेंशन क्या होगा, T1। लेकिन अगर ये रस्सी ऊपर T लग रहा है तो इसके अपोजिट में भी एक फोर्स लगेगा, ये भी क्या लगेगा, T1। बात समझिए कि नीचे जो है इस 2g जो है
मतलब T के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स T1 लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है 2G। तो T के अपोजिट में लिखेंगे 2G, क्या लिखेंगे 2G प्लस T1। तो हमको T1 निकालना होगा, तो T1 यहां से निकलेगा, नीचे जो वेट लगेगा 2G के बराबर, और ये T1, तो हम T1 बराबर क्या लिखेंगे 2G, G की वैल्यू 10 रखेंगे तो 2 × 10 रख देंगे, तो T1 की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, सॉरी ये 3 वैल्यू दिया है 3G, तो यहाँ पे रखेंगे 2 × 10 प्लस 30, कितना आ गया 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा T पे और 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा T1 पे। क्यों? क्योंकि ये मास जो है नीचे है, तो इसके ऊपर फोर्स कम लग रहा है। जैसे हम मान लेते हैं रस्सी पकड़ के लटक जाए, हमारा पैर पकड़ के कोई दूसरा बंदा लटका हुआ है, तो जो हमारे ऊपर फोर्स लगेगा, ये दोनों मास कंबाइन हो जा रहे हैं, नीचे वाले पास सिंगल है। ऐसे भी निकाल सकते हैं किसी एक कंडीशन में T बराबर m1 प्लस m2 इंटू G, जब दोनों एक ही डायरेक्शन वर्क हो। ये कब वैलिड होगा, जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। सिस्टम किसमें, इक्विलिब्रियम में, मतलब एक्सेलरेशन बिकम जीरो, नेट फोर्स बिकम जीरो। ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो हम बात करें कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन और फोर्स क्या है जीरो है, उसके लिए ये काम करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए ऐसे मान लेते हैं 2 kg, इसके नीचे 3 kg, इसके नीचे 4 kg। बताइए सबसे ज्यादा टेंशन किसके ऊपर लगेगा, 2 के, 3 के, 4 के ऊपर। तो हम निकालना जानते हैं, इसमें टेंशन T लगेगा और इधर क्या होगा T1, तो इधर से भी होगा T1, ये हो गया T2, तो इधर से क्या होगा T2। क्योंकि रस्सी सेम तो टेंशन सेम, रस्सी अलग हुई टेंशन अलग हो गया। बताइए, तो सबसे पहले T2 हम निकालते हैं। T2 बराबर क्या लिखेंगे 4 × 10, तो T2 की वैल्यू आएगी 40 न्यूटन। चलिए उसके बाद जब T1 की बात करेंगे, जब भी T1 की हम यहाँ पे बात करेंगे तो दोनों मास जुड़ जाएंगे। तो T1 बराबर 3 + 4 × 10, मतलब T1 की वैल्यू आएगी 70 न्यूटन। जब T की बात करेंगे तो इस सबको जोड़ देंगे, 2 + 3 + 4 × 10, तो 4 × 6 = 9, तो T की वैल्यू आएगी 90 न्यूटन। बताइए सबसे ज्यादा फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, T के ऊपर। T के ऊपर जो फोर्स लग रहा है कितना 90 न्यूटन, 3 के ऊपर फोर्स लग रहा है कितना 70 न्यूटन, ये 4 वाले के ऊपर कितना लग रहा है 40 न्यूटन। ठीक है, तीनों अलग अलग हमने बताया, बिल्कुल अलग अलग। तो ये देखिए न्यूटन का पहला नियम है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया से भी जानते हैं। बात समझिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपको बता रहे हैं। टेंशन जो है, इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्लास 11th में भी मिलेगा। तो अगर 11th के भी बच्चे हैं तो आप सीख सकते हैं कि टेंशन के लिए फार्मूला क्या अप्लाई करना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो। हम इसमें यह भी बताएंगे कि ये रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट किसमें है रेस्ट में है, रुका हुआ है, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो, तब हमने टेंशन निकाला। ये तीनों कंडीशन के लिए, ये तीनों क्वेश्चन के लिए, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 हो या क्वेश्चन 2 हो या तीसरे के लिए हो, ये तीनों के लिए हमने ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखा, उसके बाद निकाला। बात समझ में आ रही है? तो देखिए बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है, और कोशिश उम्मीद करते हैं कि अगला लेक्चर इससे बेहतरीन आएगा हमारा। ठीक है, थैंक यू।